हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार सामान्य ज्ञान, जो ज्ञान बिंदु GS अकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार सामान्य ज्ञान सेकेंड एडिशन 2025 में निकाला गया है। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 में जो कर रहे हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। और चैप्टर 3 में आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 6। इसमें हम लोग करेंगे बिहार मौर्योत्तर काल में। ठीक है, बिहार मौर्योत्तर काल में बिहार में क्या था। तो अगर आप बिहार का किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रश्न से, मतलब इस वीडियो से आप लोगों को जो है ना बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसका पहले लिस्ट भी बना दिया, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और हम लोग चैप्टर 3 में करने वाला है बिहार का प्राचीन इतिहास, और क्लास नंबर 6 करेंगे बिहार मरणोत्तर काल में। ठीक है, तो बिहार पुलिस का अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं यानी देने जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है, इसीलिए इसे आप लोग पूरा देखिए। अब इसमें देखिए बिहार मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं शुंग वंश। किसको? शुंग वंश। इसका संस्थापक था आपको पुष्यमित्र शुंग। राजधानी इसका कहाँ था? तो विदिशा था। प्रमुख शासक इसका था आपको पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, देवभूमि। ठीक है, और इसके बाद जो अंतिम शासक का अगर हम बात करें तो इसका अंतिम शासक था आपको देवभूमि। तो इसमें जो हम लोग जो है बिहार मौर्योत्तर काल में जो देख रहे हैं शुंग वंश को देखेंगे, तो इसीलिए चैनल पे बने रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इसे ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। भरूच स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। इस काल को वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य एवं मनु ने मनुस्मृति की रचना की। नेक्स्ट है, उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नाटक रचना की है। इसके बाद है शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। शुंग काल में 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर यवन यानी डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कण्व वंश। क्या? कण्व वंश। इसका जो शासनकाल था 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके बारे में बताते हैं। इसका संस्थापक था आपको वासुदेव। ठीक है, राजधानी इसका था आपको पाटलिपुत्र। इसका प्रमुख शासक हुआ वासुदेव हुआ, भूमिदेव हुआ, नारायण हुआ, सुशर्मा हुआ। ठीक है, इसका अंतिम शासक जो आपको सुशर्मा हुआ। कौन हुआ? अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। इसके बाद शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव मंत्री ने कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश का साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया था। कण्व वंश ब्राह्मण साम्राज्य था। कण्व वंश का वर्णन सिर्फ पुराण में मिलता है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। सुशर्मा का आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। मित्र वंश ने कुछ समय तक कण्व वंश के बाद में पाटलिपुत्र पर शासन किया। इसके बाद है कुषाण वंश। कौन? कुषाण वंश भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। कुषाण युग के अवशेष मगध के इलाकों से प्राप्त हुए। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। कुषाण चीन के यूची यानी तोखड़ी जाति से संबंधित थे। इसके बाद है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरी, पेशावर एवं मथुरा थी। नेक्स्ट है, कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया।
कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। नेक्स्ट है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चाउ ने कनिष्क को हराया था। चीनी जनरल पेन चाउ ने कनिष्क को हराया था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के समय पर हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। इसके बाद है गुप्त वंश। कौन से गुप्त वंश है? ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। प्रमुख शासक था इसमें ठीक है, घटोत्कच। इसका चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त सेकेंड। इसके बाद है कुमारगुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त। अंतिम शासक था इसका विष्णुगुप्त। तो सबसे पहले हम लोग श्रीगुप्त के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व में किया था। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को आदिराज से संबोधित किया गया है। इसके बाद घटोत्कच 280 से 319 ईसा पूर्व श्रीगुप्त का पुत्र था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। इसका चंद्रगुप्त प्रथम थे 320 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। उन्होंने गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व की शुरुआत की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया था। इसके बाद गुप्त काल में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने का सिक्का चलाया था। इन स्वर्ण सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त व कुमार देवी एवं दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशल एवं कौशाम्बी पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। अब देखते हैं समुद्रगुप्त। 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। याद रखिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद है समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत यानी प्रथम गुप्त शासक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्रप्रकाश भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईसा पूर्व में रामगुप्त के शासक बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त सेकंड ने उसकी हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित कहा गया। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासन काल था 380 ईसा पूर्व से 412। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 में शासक बना। देवी चंद्रगुप्त एवं हर्षचरित में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी शकों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया। 389 ईसा पूर्व में शकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजयी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं
कुबेरनाग से विवाह किया था। साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्नों में से कालिदास, धन्वंतरि, अमर सिंह, शंकु, इसके बाद है छपनक, बेताल, भट्ट, बढ़ामिहिर, घटक पर और बड़ रुचि थे। इसके बाद है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। रजत चांदी के सिक्के की शुरुआत सर्वप्रथम इसी ने की, जिन्हें रूपक या रूपयक कहा जाता है। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल था 415 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व। फिर से देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 में शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुआ था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति ने कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। इसके बाद स्कंदगुप्त 455 ईसा पूर्व से 467 ईसा पूर्व। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित का पुनरुद्धार किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। खहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पासी कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया को ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के पेरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में पालकानब ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपयका कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और इसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास जो इसका आएगा बिहार, यानी बिहार में गुप्तोत्तर काल। ठीक है, बिहार में गुप्तोत्तर काल को करेंगे, जिसमें हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।